दोस्तों आसपास का ये नज़ारा देख के कौन मान सकता है कि मैं फिलहाल अफ्रीका में हूँ, और अफ्रीका में भी वेस्ट अफ्रीका में हूँ। भाई सड़क किनारे सांगरिया ड्रिंक बना के टेट्रा पैक में वाइन होती है, जिसमें बेसिकली 8 PM दारू विस्की वो मिल रहे थे ड्रिंक्स के। इसमें लोग बाकी जब भी रहते होंगे उस टाइम के हिसाब से तो कितना गजब कर है यार। ये देख लो, इंडिया के 13-14 हज़ार रुपए की शर्ट थी, नॉर्मल शर्ट भाई जो अपने इंडिया में 1500 रुपए की मिलती है। अभी हम आ गए अबिजान के साउथ ईस्ट में, समुद्र के किनारे लगता हुआ एक छोटा सा टाउन है, इसका नाम है ग्रैंड बसाम। सिर्फ 80-90 हज़ार के करीब इधर की पॉपुलेशन होगी। यहाँ आने का कारण क्या है? कारण ये है कि इधर से स्लेव ट्रेड होता था, यहाँ से स्लेव्स आते थे। चल के अपन देखेंगे कोई चीज़ दिखती है अपने को, पोर्ट वगैरह दिखते हैं। अफ्रीका से जब अमेरिकाज में स्लेव्स ले जाए जाते थे, मेरे ख्याल से 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के राउंड की बातें होंगी, उन्हीं दिनों में लेके जाए जाते थे। तो तब के वो स्लेव पोर्ट से बने हुए हैं, और मेरे ख्याल कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग वगैरह है। How much? कुंबिया मर्सी बोकू फ्रा। ओ भाई रे गर्मी है बाहर तो भयंकर। गाड़ी में तो एसी चल रहा था बढ़िया। ये आ गया भाई शहर अपना। ओहो नारियल पानी, नारियल पीते हैं। सही शहर लग रहा है ये, मतलब छोटा टाउन सा। 1893 और 1896 के बीच में फ्रेंच कॉलोनी जो थी ना आइवरी कोस्ट में, उसकी कैपिटल सिटी थी ये ग्रैंड बसाम। और ये मतलब आर्किटेक्चर से लग भी रहा है एकदम, मतलब कॉलोनियल आर्किटेक्चर टाइप सा। कोकोनट वाटर दिस हाउ मच? कोम्बिया बताई नहीं रही आंटी जी। सीबले दू दे 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 व्हाटएवर, दो दे दो आंटी, मर्सी। ये भाई है 500 का, 500 यानी कि 7.3 से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। अरे सही, इतना महंगा तो नहीं है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। भाई ये फ्लैग देखो, जगह जगह जब ये फोल्ड होते हैं लगता है भारत का झंडा है। इनका जो झंडा है आइवरी कोस्ट का ऐसा ही है, ये 3 रंग है, बस अपने बीच में जो वो चक्कर है ब्लू कलर का वो नहीं है। इधर एक रेस्टोरेंट था, लेडी बुलाने लग रही है हमें, कह रही मेन्यू देख लो, आ जाओ। और वो झंडा देखो दोबारा। इस शहर में यार पता नहीं क्या बात है, झंडे बहुत लगे हुए हैं इस देश के, बहुत ही ज्यादा। अब हम आ गए भाई बीच की तरफ। इधर कुछ लोग बैठे हैं, सामान बेच रहे हैं, बोतल वातल लेके, और एक कूड़ादान है, कचरादान कुछ कह लो। इधर से फेंकूंगा, देखना सीधा उसमें जाएगा, चीता ही कह दे। ये भाई ये देखो क्या बना रखे हैं सोने के लिए। कोई नहीं है हमारे अलावा, तो मेरे को कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा हमारे अलावा। पता नहीं, या तो गर्मी है दोपहर को इसलिए कोई आया नहीं। भाई यहाँ पे हम घूम रहे हैं ना, सारे लोग क्रिस्टियानो माई कंट्री सऊदी, या हम घूम रहे हैं ना, सारे लोग हमें बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। हमें अरब समझते हैं लोग, क्योंकि बापकेन भी गोरा नहीं लगता, अर्मेनियन है, ईस्ट मतलब पूरी तरह से यूरोपियन भी नहीं है, पूरी तरह से एशियन भी नहीं है। और ये मेरे को भी अरब समझ लेते हैं, सोचते हैं हम दोनों मिडिल ईस्ट से कहीं से आए हो। तो सारे यहाँ नहीं, हर जगह। इवन जिम में भी कल हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो 2 जने फ्रेंच में बात कर रहे थे, मेरे को बाप की ने ट्रांसलेट करके बताया। वो 2 जने बोल रहे थे ये अरब लगे हुए इस मशीन पे, तो हमारे लिए बोल रहे थे, पता नहीं। इधर भाई ये कई कल्चरल सी दुकानें हैं, सो दे डोंट हैव मैग्नेट्स, नो नॉट देयर। यहाँ पे ना भाई अफ्रीका में इन थैलियों पानी पीते हैं, हर जगह हर देश में। मैंने अभी तक वेस्ट अफ्रीका में ये इस तरह की थैली आती है, पीते और भगा देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। भाई ये ली दही 300 की शेफा, यानी कि इंडिया के 50 रुपए से भी कम हुए, 40 कुछ रुपए। महंगी है यार, वैसे ये देश महंगा है, उस हिसाब से चीज़ें सस्ती है, इंडिया से कंपेयर करो तो महंगी है। But there is nothing written on them. Vous avez quelque chose écrit Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, bon, c'est écrit comme ça, Côte d'Ivoire. C'est pas écrit. Je cherchais quelque chose avec le texte aussi.
मर्सी। यहाँ पे भाई हम मैग्नेट लेने आए थे, पर ये तो पेंटर है भाई, आर्टिस्ट। खूब सारी इनने पेंटिंग्स बना रखी थी यहाँ पे। बोले मैग्नेट तो नहीं है, कहीं और पूछ लो। बहुत भयंकर गर्मी हो रखी है, धूप हो रखी है, और समुद्र के साथ में तो उम्मस बहुत ज़्यादा हो रखी है। धूप में पसीना पसीना हो रखे हम दोनों। वाह, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू। भाई सड़क किनारे सांगरिया ड्रिंक बना के टेट्रा पैक में वाइन होती है, जिसमें बेसिकली 8 PM दारू विस्की, जिस तरह अपन एती में देखा था ना, वैसे ही सड़क किनारे में पौवे मिल रहे थे ड्रिंक्स के। एक और जगह भाई जिधर ये पौवे वगैरह बेच रहे हैं, जगह जगह कह रहे गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। मैच चल रहा है भाई यहाँ फुटबॉल का, बच्चे बैठ के देख रहे हैं, लगे हुए भाई सारे। स्कूल है शायद। आइवरी कोस्ट की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज तो वैसे फ्रेंच है, पर इसके अलावा लगभग 70 और इंडिजिनस या नेटिव लैंग्वेजेस बोली जाती है। पर फ्रेंच आती है ना तो मोस्टली लोग फ्रेंच ही बोलते हैं भाई, काम चल जाएगा। बाकी अलग अलग जो भी ट्राइब्स है उनकी अपनी लैंग्वेजेस तो होती है, जैसे अपन ने बाकी अफ्रीका में देखा। 80 से 85% जो लोग हैं ना आइवरी कोस्ट के, उनको एथनिकली अगर देखा जाए तो वो आइवोरियंस या आइवोरियन बोलते हैं इधर के लोगों को। 80 से 85% वो यहीं के जो ट्राइब्स है जो नेटिव आइवरी कोस्ट के, जैसे कि नॉर्दर्न मांडे, अकान, क्रू, गुर, ये सब जो भी ट्राइब्स हैं इनके। इसके अलावा मान लो 15 से 20% जो लोग हैं वो एथनिकली आइवोरियंस नहीं है, वो या तो आसपास के देशों के आए हुए, जैसे काफ़ी आपको ना टोगो वगैरह के, गिनी के, इन देशों के लोग काफ़ी मिलेंगे आइवरी कोस्ट में, जो मतलब एक बेटर लाइफ के चक्कर में आए हुए। या फिर थोड़े बहुत फ्रेंच लोग भी दिख जाएंगे, थोड़े बहुत लेबनीज, इंडियंस, वो सारे उस कैटेगरी में आ गए। दोस्तों यहाँ पे ना एक ऐसा ट्राइब भी है, सानवी ट्राइब। सानवी ट्राइब ने 1992 में माइकल जैक्सन को, जी हाँ, जो माइकल जैक्सन डांसर था, उसको अपना किंग डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, माइकल जैक्सन की वजह से भी आइवरी कोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि उस ट्राइब ने अपना किंग ही बना दिया यहाँ पर। उसे मुकुट वुकुट पहरा दी और कह दिया याद से हमारा किंग है माइकल जैक्सन। थोड़ा रिलीजन के बारे में बात करें तो यहाँ 40% से ज़्यादा लोग थोड़े ज़्यादा इस्लाम फॉलो करते हैं, और 40% से थोड़े कम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। बाकी बची हुई जितनी पॉपुलेशन है वो या तो इनके ट्राइबल बिलीव्स या इंडिजिनस बिलीव या एनिमिज्म में बिलीव करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो कि नॉन रिलीजियस है, मतलब बिलीव ही नहीं करते किसी धर्म में। भाई बाहर बहुत धूप थी, 2 मिनट का ब्रेक लेने आ गए यहाँ पे। पीछे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो मेरे भी याद आया, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है आइवरी कोस्ट में, और इनका एक प्लेयर है, आपने शायद नाम भी सुना हो, डिडियर ड्रोग्बा, जो कि चेल्सी के लिए फुटबॉल खेलता था, और चेल्सी फुटबॉल क्लब का आज तक का ग्रेटेस्ट प्लेयर माना गया। वो आइवरी कोस्ट कंट्री का भी वो कैप्टन था, और 2018 में 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। आइवरी कोस्ट के दोस्तों के बारे में अपन बात करें तो माली जो देश है जिधर अपन पहले गए थे, और जो बुर्किना फासो है, वो दोनों से काफ़ी करीब है, और उन दोनों के पास पोर्ट नहीं है, तो वो अबिजान का पोर्ट यूज़ करते हैं, आइवरी कोस्ट का पोर्ट यूज़ करते हैं सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ भी है, तो इनमें आपस में बढ़िया बनती है। साथ में इसके गाना, अब गाना के साथ आइवरी कोस्ट बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है, जैसे कि काफ़ी ट्राइब शेयर करता है, काफ़ी बिजनेसेस, काफ़ी कल्चर शेयर करता है। लेकिन ना इनमें राइवलरी भी है, मतलब यूँ मान लो रीजनल डोमिनेंस को लेके, क्योंकि गाना भी काफ़ी डेवलप्ड है इस रीजन को देखा जाए तो, वो और देशों के हिसाब से, आइवरी कोस्ट भी इस रीजन के और देशों के हिसाब से डेवलप्ड है, तो इनमें ना उस तरह की राइवलरी सी है। बाकी इनका सबसे पक्का दोस्त है भाई फ्रांस। आइवरी कोस्ट फ्रांस को ही अपना सब कुछ मानता है, मतलब ये ना पूरा कोशिश करते हैं कि फ्रांस का ही क्यूजीन, फैशन, कल्चर सब कुछ कॉपी करने का। हर जगह आपको पता नहीं कितने, तो मैंने होटल पेरिस नाम से होटल देख लिए, होटल पेरिस, होटल फ्रांस, जगह जगह भाई आईफिल टावर बना हुआ है, फ्रांस की फोटोज लगी हुई है, पेरिस की फोटोज लगी हुई है, मतलब मिनी फ्रांस ही है भाई ये सही में। और अबिजान को सब सारन जो रीजन है अफ्रीका का, इसकी फैशन कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि फ्रेंच और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है इस पे, और अफ्रीकन इन्फ्लुएंस भी है, तो काफ़ी मतलब यूँ समझ लो पेरिस के उस पे चलते हैं। मतलब यार ये तो मानना पड़ेगा, इस शहर ने कितने अच्छे से ये एलिगेंट कॉलोनियल बिल्डिंग्स प्रिजर्व कर रखी है, और ये जो आर्किटेक्चर बचा रखा है। इनफैक्ट इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है इस शहर को, ग्रैंड बासाम को। अभी हम भाई इधर वो बिल्डिंग्स ही है काफ़ी पॉपुलर, उधर जाने लग रहे हैं। ये भाई पूरी दुनिया में ही है, इस तरह के जो छोटे टाउन्स होते हैं ना, इनमें मज़ा आता है हमेशा, इंस्टेड ऑफ बिगर सिटीज़। ये आ गया भाई सामने गनामेथ हाउस। अब ये जो हाउस है ना, दिखाता हूँ आपको, ये जो आप घर देख रहे हो ना भाई, मतलब हवेली टाइप सी कह लो इसे, ये है गनामेथ हाउस। ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है ग्रैंड बासाम की। अब गनामेथ हाउस क्या है, गनामेथ हाउस में ना गनामेथ फैमिली थी, गनामेथ उनकी सरनेम होगी, वो फैमिली रहती थी, और काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट फैमिली थी वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी की डेवलपमेंट में, बिजनेस में, कॉमर्स में काफ़ी उनका हाथ था, तो वो फैमिली रहती थी यहाँ पे। अब पता नहीं वो फैमिली यहाँ पे क्यों नहीं है, रीलोकेट होगी या मर गई या जो भी, पता नहीं, मुझे नेट पे ना मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई। अब ये घर बेसिकली खाली पड़ा है, जिस तरह अपने नहीं इंडिया में कोई बड़े ख़ानदानों की कोई हवेली सी होती है, फिर वो
गांव छोड़ के चले जाए, कुछ हो जाए तो हवेली आमतौर पे वैसी दिख जाती है और मतलब गांव की पॉपुलर चीज़ होती है वो, कोई बड़ी हवेली हो तो। उसी तरह का गनेमत हाउस है इस ग्रैंड बसम टाउन में। यहाँ पे इनने कुर्सियाँ सी बना रखी है लकड़ी की, ये देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। ये देखो कुर्सियाँ तो लगा दी इनने, बीच में हुक्का नहीं धर रखा, बस वो रोना था। अंदर थोड़ी ठंडक है भाई, और मेरे को ना यहाँ पे गांजे की भी बदबू आ रही है, कोई ज़रूर पीता होगा गांजा यहाँ आके। हाय, वेयर इज माई फ्रेंड। भाई घर तो ये बिल्कुल अबैंडन्ड है, इधर कुछ परिवार रहते हैं, मतलब बड़े घर नहीं, कच्चे से घर है उस साइड, और इधर गंदगी भी है। आते होंगे शाम को एक आधा पैग शैग मारने। या देव नॉट केप्ट इट वेल, आई मीन, ओ या ये भाई और ऊपर जाने की सीढ़ी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, और ऊपर तो भाई जा ही नहीं सकते। क्या बना रखा है इसका। यहाँ भाई आते होंगे जिस तरह अपने नहीं जाते अपनी हिस्टोरिकल साइट्स में, कमरे वमरे, यही सार में गुजरी महल है हमारे, तो ये अब उन्हीं चीज़ों का काम आता होगा ये घर। कोई दारू पीने आ जाता होगा, कोई गांजा पीने आ जाता होगा, कोई आशिकी करने आ जाता होगा इन कमरों में। फॉरेनर्स, सम मोर वाइट स्किन पीपल, या इसमें लोग बाकी जब भी रहते होंगे उस टाइम के हिसाब से तो कितना गजब घर है यार ये। मतलब 19th और 20th सेंचुरी के बीच में रहती थी शायद वो फैमिली यहाँ पे। नीचे यहाँ पे कुछ और घर है जो की टाइप ही है, मतलब कच्चे टाइप घर ही है, पर ये भाई इनके बाथरूम बूथरूम होंगे उस टाइम। हाँ ये देखो, ये बाथरूम होता होगा, इसके साथ में दारू का ये पौआ सा पड़ा है टेट्रा पैक। ये एक छोटा टॉयलेट होता होगा, ये नहाने का होता होगा इधर कुछ, ये ऊपर जाने का। अंदर फोटोशूट सा भी चल रहा है भाई, फोटो फाटो खिंचा रहे हैं। टैक्सी करा ली भाई दोबारा वापस शहर जाने के लिए। अब यहाँ पे लोकल टैक्सीज तो चल रही है ये ऑरेंज कलर की, पर ये इतनी दूर नहीं जाती है, लोकल बस इस टाउन के लिए है, तो यांगो से ही कराई। और भाई 13,000 कुछ की हुई है सस्ते वाली टैक्सी, टोल भी अलग से लगेंगे। यूँ मान लो 2,000 रुपये की टैक्सी पड़ रही है हमें यहाँ से शहर जाने की, और इस टाइम ट्रैफिक का टाइम है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। किलोमीटर तो कितना होगा, हालांकि 30-40 किलोमीटर होगा, पर यार ये टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी सही बताऊँ तो। अब बैठे हैं, वो यांगो आने लग रही है, यांगो की टैक्सी 2 मिनट में आएगी। और यांगो भाई इसने अपना तो पंखा चला लिया, एसी चला नहीं रखा। देयर इज नो एसी इन दिस कार, नो एसी, कैन यू आस्क हिम देयर एसी, दिस इज एसी, नो, ओके ओके मर्सी। मैं बोला एसी चला दे, शीशे तार दी भाई ने। दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट हो गया टैक्सी में बैठे बैठे, और मेरे को तो आ गई थी नींद। गर्मी बहुत थी, ना एसी चल रहा था, शीशा नीचे था, मैं तो जेब में फ़ोन फान लॉक करके अपना सो गया। अब यहाँ पे सारी एम्बेसीज है, इनका मेन एरिया है एम्बेसी वाला, जिस तरह अपना चाणक्यपुरी है ना, इनका वो एरिया है समझ लो। अब अपन आगे घाना की एम्बेसी, घाना की एम्बेसी मेरे को पता करना था, क्योंकि कि यहाँ पे मेरे को वीज़ा दे देंगे क्या, क्योंकि बाप के जा रहे हैं घाना, और मेरा ही प्लान तो था घाना जाने का ही, तो हम साथ चले जाएंगे अगर ये देते हैं तो वीज़ा। चलो चल के पूछते हैं। भाई ये आदमी बोला, ये देखो, वैलिड आइवोरियन रेजिडेंस परमिट मैंडेटरी फॉर नॉन आइवेरियन पासपोर्ट होल्डर। तो ये कह रहे हैं भाई इधर तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते जिन पे रेजिडेंट है, बाहर का कोई आगे नहीं कर सकता। भाई एम्बेसी गए, एम्बेसी के बाहर ही गार्ड ने दिखा दिया, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यूँ लिख रखा है कि भी जो रेजिडेंट्स नहीं है, हालांकि मैंने भी सुनी थी बात कि जो रेजिडेंट्स नहीं है ना आइवरी कोस्ट के, दूसरे देशों के लोग हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आइवरी कोस्ट के सिटीजन हो, या आप आइवरी कोस्ट में एज फॉर्दर रह रहे हो तो यहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, तो ये आप घाना का वीज़ा यहाँ से अप्लाई करोगे। अगर नहीं हो रेजिडेंट, आप
तो आप वापस अपनी होम कंट्री जाओ, इंडिया जाओ, वहाँ से अप्लाई करो। मैं बोला भाई मैं सारा अफ्रीका ट्रैवल कर रहा हूँ और एक बार मेरे को जाने दो, अंदर बात करने दो। अंदर में बात करने गया तो उस लेडी ने मेरा पूरा पासपोर्ट स्कैन करा जो रिसेप्शन में बैठी थी और बोली कि तुम सिस्टमेटिकली नहीं आ रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो तुम एक देश आए फिर इंडिया चले गए, फिर एक देश आए। मैं बोला ऐसा नहीं है मैडम, आप देखो तो स्टैम्प्स तो देखो मेरी। फिर उसने स्टैम्प्स देखी, स्टैम्प्स देखे के बाद भी सेम बात बोल रही, बोली नहीं तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। बोली कहाँ से शुरू करा था? मैं बोला मोरक्को से, नीचे मोरिटानिया, मोरिटानिया से सेनेगल, केप वर्दे, सेनेगल, सब समझाया मैंने। बोली कि मुझे तो स्टैम्प्स ही नहीं दिख रही। अब एम्बेसी बंद होने का टाइम भी था, 5-10 मिनट रह रही थी। बोले कि एक काम करना कल आना। मैं बोला एक बारी मैं बीच में फ्लाइट छोड़ लेके इंडिया गया हूँ, वो भी सीरिया लियोन में कू हो गया था, उस वजह से गया था। मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मैं बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया लियोन जा ही नहीं सकता था और मैं सारा मतलब सही सिस्टम में करना चाह रहा था, एक ही सीक्वेंस में। तो बोलिए अच्छा चलो कल आना, फिर कल तुम्हें ऑफिसर से मिलाऊंगी, वो मान गया तो दे देंगे वीज़ा, वरना पता नहीं। मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा? बोली नहीं मिलेगा। ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि बॉर्डर पे वीज़ा ऑन अराइवल है $150 का, पर एम्बेसी में इन्होंने मना कर दिया, साहब बोले नहीं है। और इनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था एम्बेसी वालों का। चलो पास में इनके एक मॉल है, अबिजान मॉल, सबसे बड़ा मॉल है मेरे ख्याल से यहाँ पे, उधर जाने लग रहे हैं। भाई को भी एक कॉल लेनी और मैं भी पूरा टाइम, दोनों ही पूरा टाइम दुखी हो रखे। अभी एक बार जाके आराम से कहीं एसी में बैठते हैं मॉल में और मॉल देखते हैं इनका। आ गया भाई इनका सबसे पॉपुलर मॉल, अबिजान मॉल, अबिजान सिटी का। मैं बहुत एक्साइटेड था यार, क्योंकि मेरे को ना, मैं जिस भी कंट्री में डिग्गी खोल दे भाई, इतना तो मैं भी पता है हमारे देश में भी यही होता है। मतलब यार इन देशों में आगे ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, इनके मेरे को बेस्ट जगह जाके देखने में मजा आता है। और खासकर जो देश बढ़िया डेवलप हो ना, उनके बढ़िया मॉल में जाके देखो तो पता चलता है भाई कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी यूरोप, अमेरिका वगैरह में तो सारे एक से मॉल, इवन इंडिया में भी एक से ही वैसे ही है सारे। इनमें है ना थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है मेरे को देखने की। तो आगे कुछ छोटा मोटा सामान भी लेना होगा, कुछ खा पी भी लेंगे, वो भी ले लेंगे सामान। कितना है? हाउ मच वॉज इट? 2000 आया भाई, यानी कि 300-350 रुपये 15 मिनट के सफ़र के टैक्सी के। सोरती मतलब एग्जिट फ्रेंच में, ये तो एंट्री हो रही। चलो मैं तो घुस गया अंदर, उससे बैग खुलवा लिया, बाप के से बैग दिखा। ये भाई कुछ अंदर का नज़ारा है मॉल का। एसी तो इतना तेज नहीं चल रहा, पर सही है यार, अफ्रीका के हिसाब से तो ऐसा मॉल भी दिख रहा है तो सही है। कपड़ों वगैरह की दुकानें हैं कुछ, सही है भाई, लेकिन कोई इतना खास नहीं है। अपने इंडियन मॉल्स के आगे तो कुछ भी नहीं है, सही बताऊँ तो बेसिक सही है। हाँ, यूएस पोलो का स्टोर ज़रूर दिख गया, और कोई तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये सभी इनकी ब्रांड्स है आसपास की, सही है। पर अफ्रीका के हिसाब से यार बुरा भी नहीं है, पर मतलब इतना कोई खास भी नहीं है। इतना जो इसको बोलते हैं ना भाई मिनी पेरिस अफ्रीका में फ्रांस आ गया, उतना तो कुछ नहीं लगा। अब आगे भाई हम सुपर मार्केट में, हालांकि सबसे पॉपुलर मॉल तो दिखा रहा था गूगल पे, पर मेरे को लगता है इससे बढ़िया मॉल भी और होंगे, क्योंकि इस मॉल में तो कुछ ब्रांड वगैरह कुछ मिला ही नहीं। और भाई स्टोर्स वगैरह भी, एक यूएस पोलो का स्टोर था, एक और कपड़ों की दुकान थी, उसमें घुस के शर्ट का रेट देखा 1 लाख सेफा है, यानी कि देख लो इंडिया के 13-14 हज़ार रुपये की शर्ट थी। नॉर्मल शर्ट भाई जो अपने इंडिया में 1000-500 रुपये की मिलती है। तो जो महंगा सामान है वो तो बहुत ही महंगा भाई, जो आदमी अफोर्ड कर सकते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान है। सबसे महंगी सिटी डकार, उसके बाद मोनरोविया, उसके बाद इसे ही माना जाता है अबिजान को पूरे अफ्रीका में। बल्कि मोनरोविया से भी ज़्यादा ही मान लो, एक तरह से पूरे अफ्रीका में डकार और ये सिटी सबसे महंगी है कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। तो आपको रेट दिखाता हूँ, ये देखो, इसको आप 7.3 से डिवाइड करो ना तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। अभी 1 किलो है 2000 के, 2000 को 7.3 से कर दो 300 रुपये किलो आ गए, 300 से हल्के से कम। और ये है भाई संतरे है भाई 350 रुपये किलो। ये है भाई दूध 1 लीटर 1150 का, तो 1 लीटर दूध होया 150 रुपये का। यार मेरे समझ में नहीं आता बाहर अंडे इतने महंगे कैसे होते हैं। ये देखो भाई 300 रुपये कितने अंडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंडे 300 रुपये। चलो इधर तो सस्ते ही है यार, पर मैंने इससे महंगे ही बहुत अंडे देखे। और इनकी कमी नहीं मिलेगी आपको अफ्रीका में किसी भी दुकान पे, किसी भी सुपर मार्केट पे। ये गोरे होने की जो क्रीम में है, देखना कितनी तरह की क्रीम में, ये सारी गोरे होने की है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, और ये तो चलो लड़कियों की है, देखो आदमियों की भी। ये इस पे लिखा हुआ है क्लैरमैन लाइटनिंग प्रोग्राम फॉर मैन, आदमियों की भी भाई। ये भी देखो केयर वाइट, ब्राविया, सारी गोरी करने की क्रीम में भाई। ये भाई जूस है तरह तरह के, अनानास मतलब पाइनएप्पल, और पता नहीं फ्रेंच में सारे ऑरेंज बोला मैंने। ये मैंने ऑरेंज जूस लिया इंडिया के 225 रुपये का,
पता नहीं कितना ही है, आधा किलो से तो कम ही लग रहा है, 300-400 ml। और एक सैनिटाइज़र लिया। यहाँ पे कुछ पेस्ट्रीज वगैरह है। और क्योंकि ये अपने आप को फ्रांस समझते हैं तो खाना भी फ्रांस वाला ही खाते हैं भाई। मिनी पेरिस है तो खाना भी पेरिस वाला। सारे क्रोसों वगैरह फ्रेंच बेकरी सी है कि सही लग रहा है वैसे तो। बाप के हो गया और मैं अकेला हूँ, मेरे को फ्रेंच आती नहीं, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला एक चॉकलेट क्रोसो दे दो मेरे को। बड़ी मुश्किल से समझाया और बड़ी मुश्किल से ले पाया। थैंक यू। ओह, यू वर देयर। व्हाट डिड यू गेट? Something interesting for you to talk about. शो मी। The chocolates. चॉकलेट्स They have like all French and Belgian chocolates. Here. Ivory Coast is like the #1 exporter. या हाँ Cocoa. या सो भाई मैं आपको बताना भूल गया कि आइवरी कोस्ट में ना कोको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है कोकोआ। मतलब इनके मेरे ख्याल 25% जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ना, आई थिंक 25% ऑफ देयर टोटल एक्सपोर्ट्स आर कोकोआ। ये देखो भाई, दुनिया के मतलब सबसे बड़े कोकोआ बीन्स के एक्सपोर्टर है ये आइवरी कोस्ट वाले। और चॉकलेट्स देखो, कोकोआ बीन से ही चॉकलेट बनती है भाई। और चॉकलेट सारी देखो, स्विस, बेल्जियन और फ्रेंच चॉकलेट सारी। मतलब इनकी खुद की चॉकलेट तो है ही नहीं। बाकी कोकोआ बीन्स के अलावा ये लोग पाम ऑयल और रबड़, थोड़ा बहुत कॉफ़ी, ये सब चीज़ें भी एक्सपोर्ट करते हैं। पर देखो भाई, सारी यूरोपियन चॉकलेट्स हैं, सारी A to Z। नीचे थोड़ी बहुत है इनकी, इधर कहीं ये देखो, ये इनकी कोई 1-2 है लोकल, पर सारी भाई। मतलब यार ये वही मेंटालिटी है, अपने इंडिया में भी है थोड़ी ये चीज़ कि भाई यहाँ की चीज़ है, वो यूरोप गई, प्रोसेस हो गए, फिर वापस आई तो ही खाएंगे हमारी। जबकि बेस्ट है हमारी चीज़ वो वर्ल्ड में इन लोगों के लिए, कोकोआ बीन्स। पर देखो यहाँ की चॉकलेट नहीं खाएंगे, बाहर की खानी है। यहाँ की बिकती होती तो यहाँ की ज़्यादा होती, पर सारी बाहर की थी। और भाई यहाँ के काफ़ी फार्मर्स तो ना जो कोकोआ बीन्स उगाते हैं, एक्सपोर्ट तो चलो बड़ी इंडस्ट्रीज करते हैं, उन फार्मर्स को पता ही नहीं कि भी ये कोकोआ बीन्स किस लिए यूज़ होते हैं, और उन्होंने चॉकलेट ही नहीं खाई आज तक। अब ये है भाई इनकी लोकल चॉकलेट आइवरी कोस्ट की, जिसका नाम है चोको, पता नहीं क्या है यार, फ्रेंच में ही होगा नाम, छोड़ो, अपने कौन सा समझ में आना है, खा के देखते हैं। हालांकि मैं ये चॉकलेट वॉकलेट पता नहीं, मेरे को ज़्यादा ना आइडिया ना इतना वो शौक सा, पर बेल्जियन चॉकलेट, स्विस चॉकलेट्स तो भाई सही में बढ़िया लगती है, टेस्ट जो भी करी आज तक। ये तो भाई बेकार सी है, सही बताओ तो। मतलब यार सबसे बढ़िया कोकोआ बीन्स है तुम्हारे पास, पर चॉकलेट ढंग की बनाओ यार थोड़ी। How much was it on the app? 2300 2200, ça va? C'est la même prix que sur यांगो ऐप पे 2300 दिखा रहा है। यहाँ से हमें जा रहे हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल। C'est moins cher online. Doesn't wanna go? Ok, 2200. चलो भाई मान गया, ऐप पे कैंसिल कर देंगे, ऐप से भी होगी थी वैसे तो। बाकी भाई इनके देश की गलती नहीं है, गलती अपनी है, अपन गलत मॉल में चले गए थे। जैसा मैंने नेट पे देखा, प्लाइस शॉपिंग मॉल है, वो इनका मेन ज़्यादा मॉडर्न मॉल है, और वो हमारे शायद रास्ते में भी आया था, क्योंकि हमारे याद है रास्ते में हमें बढ़िया मॉल दिखा था कि एयरपोर्ट जाते वक्त। तो मैंने सोचा था कि भाई जो इनका मेन मॉल है ना उसमें जाएंगे, अबिजान मॉल। अब नाम सुन के तो ऐसे लग रहा था, गूगल पे रिव्यू सबसे ज़्यादा इसी मॉल के थे, अबिजान मॉल के, तो मैं लग रहा था ये तो और भी ज़बरदस्त मिलेगा। पर ये थोड़ा पुराना हो गया यार, ये इसमें इतने ब्रांड्स वगैरह, ब्रांड तो क्या मतलब बेसिक चीज़ें नहीं थी। मेरे को आईफोन की चार्जिंग केबल लेनी थी, वो ही नहीं मिली, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। तो दूसरा मॉल है, अभी हम जा रहे हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल, विच इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्टी साइट्स हेयर इन अबिजान। और उसके बाद फिर देख लेंगे दूसरे मॉल का टाइम बचा तो वहाँ चले जाएंगे। अभी बाकी शाम का टाइम है, फिर अंधेरा हो जाएगा। यही टाइम बेस्ट होता है इन देशों में, अंधेरे में वैसे आमतौर पे सेफ नहीं होता। दोपहर के टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो यही टाइम बेस्ट होता है इन देशों में घूमने के लिए। तो ये टाइम हम ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, अंदर मॉल में रह गए, इसलिए हमने सोचा चलो चलते हैं। ये फ्रेंच एम्बेसी थी भाई पीछे वाइट वाली। ये मेरे को कोई स्टेडियम सा लग रहा है। ओ भाई ज़बरदस्त इलाका है तो। ये है भाई स्टेडियम फीलिक्स बोइगनी। पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको इनके बारे में और इस देश के सिविल वॉर्स के बारे में, प्रेसिडेंट्स के बारे में, वो सब मैंने अभी बताया नहीं।
ये आ गया भाई सेंट पॉल्स कैथेड्रल, इधर आना था हमें। मजा आ गया यार देख के, क्या शानदार सिटी यार, क्या खूबसूरत शहर है सही में यार। पेरिस फेल कर दिया इस शहर ने, ये इलाका देख के बात। तो दोस्तों आसपास का ये नज़ारा देख के कौन मान सकता है कि मैं फिलहाल अफ्रीका में हूँ, और अफ्रीका में भी वेस्ट अफ्रीका में हूँ। मतलब हद हो गया यार, वेस्ट अफ्रीका जो कि अफ्रीका का एक सबसे कम डेवलप्ड कौन है यार। उधर भी देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई राइजेस, स्काई लाइन्स, कैसे मल्टी लेवल पार्किंग, बिल्डिंग्स कैसी ऊँची ऊँची, लग रहा है भाई सही में शिकागो में आ गया अभी। तो देखना यार, ये एरिया से मैं गुजरा हूँ वैसे रात को, पर रात को कुछ दिखा नहीं था। बहुत सही करा हमने कि इस टाइम अभी यहाँ पे आ गए और ये इलाका देखने को मिला यार, गजब सही में मज़ा आ गया। ये आ गया भाई कैथेड्रल साइन का। ये देखो भाई आइवरी कोस्ट पिछले महीने यहाँ पे वो जीती थी ना अफ्रीकन कप 11 फरवरी को, तो बार बार वो उसकी लाइटिंग बन के बना रहा है, अभी तो हट गया यार। हमने ना 1-2 गेट ट्राई कर लिए, पर ये गेट ना इसके बंद मिल रहे हैं कैथेड्रल के। 7 बजे इसका बंद होने का टाइम था, अभी 6:35 हुआ, ये भी बंद है यार गेट। 9 लाख ओके, दिस वंस क्लोज्ड एज वेल। इस गेट पे कुछ अब खुला मिल गया तो मिल गया, वरना भाई ये बंद ही है। You can peek inside. Like the doors have holes. Oh, it's too dark. I think they've already closed it. ये देख लो भाई। भाई गूगल से 1-2 फोटो डाल दूंगा इस कैथेड्रल के अंदर की, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरे फ़ोन में बची है सिर्फ 3% बैटरी, और मेरे को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस देश की जो बतानी रहेगी थी वो बताना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं बैठ के इससे पहले मेरा फ़ोन बंद हो, आपको पहले वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाद में चार्जर मिले ना मिले, या हो सकता है आपके इनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँ। एक बार उधर चलते हैं बेंच पे। तो भाई आइवरी कोस्ट जो कंट्री है ना, ये जो इलाका था अफ्रीका का, ये था एक फ्रेंच प्रोटेक्टरेट 1843 में। फिर जाके फाइनली 1893 में ये एक फ्रेंच कॉलोनी बन गई थी स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के दौरान। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बेसिकली क्या है, यूरोपियन 7 देश थे, 7 देश आए अफ्रीका में, और अफ्रीका के हर देश को कॉलोनाइज करने लग गए थे। 7 देश थे, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल। अब 7 अगस्त 1960 को जाके फाइनली इन्हें मिलती है फ्रेंच से इंडिपेंडेंस, लेड बाय फिलिक्स बोइगने, जिनके नाम पे स्टेडियम भी है, फुटबॉल स्टेडियम जो मैंने आपको दिखाया था। फिलिक्स बोइगने को फादर ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है, और 1960 से लेकर 1993 तक उन्होंने राज करा इस देश में। 33 साल, मतलब वही प्रेसिडेंट थे, एक तरह से डिक्टेटर थे वो। 33 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद। अब हालांकि वो लीडर फिलिक्स बोइगने एक डिक्टेटर की तरह ही थे, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने देश की डेवलपमेंट करी। फिर 1993 में इस देश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं हेनरी बेदी, और वो ज़्यादा अच्छा नहीं करते, मतलब देश के लिए देखा जाए ना इकोनॉमी वाइज। और 1993 में फिर फाइनली जाके यहाँ पे हो जाते हैं दंगे, कू छिड़ जाता है देश में। कू के बाद फिर कंट्री मिलिट्री का राज आ जाता है, और मिलिट्री लीडर रॉबर्ट गुएल था शायद उनका नाम, वो राज करते हैं इस देश पे। 10 महीनों तक वो लीडर रहते हैं। फिर दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं फाइनली साल 2000 में। अब साल 2000 में लॉरेंट बैग्बो बनते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और साल 2002 में यहाँ सिविल वॉर ही हो जाता है। अब सिविल वॉर की वजह से यहाँ पे चीजें और भी खराब हो जाती है, बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और फिर फाइनली 2010 में जाके एलएसएन वटारा यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं आइवरी कोस्ट के। फिर जाके चीजें स्टेबल होने लगती है, और पिछली 3 बारी से ही 2010 से लेकर अभी तक, इवन आज के दिन तक भी एलएसएन वटारा ही तीसरी बार इनके प्रेसिडेंट बने हैं। तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे पॉलिसीज में, जिससे काफ़ी मदद मिली है इस देश को इकोनॉमिकली और ग्रो करने में और बूम करने में। सिविल वॉर 2010 में खत्म हुआ था, तो 2011 में जाके यहाँ पे पीस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और 2011 से लेके अभी तक 2024 तक इनकी जो इकोनॉमी है ना, वो 7.1% की एवरेज से ग्रो कर रही है इन रियल टर्म्स, तब से लेके अब तक, जो कि इतनी तेज है भाई कि 2nd फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है पूरे अफ्रीका में, और 4th फास्टेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। ये जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना कि भी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वा दिया, ये एलएसएन वटारा के डिसीजन थे। उन्होंने क्या करा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 15% से 30% कर दिया, और उसकी वजह से ना इकोनॉमी एकदम 9% के ग्रोथ पे पहुंच गई। तो यहाँ के लोगों को समझ आ गया भाई सिविल वॉर, दंगे, कू में कुछ नहीं रखा, अपना पैसे कमा लो, वही ठीक रास्ता है। क्योंकि दिख रहा है अभी देश ग्रो करने लग रहा है, तो लोग समझ गए भाई शांति में ही सारी चीजें है, ऐसे दंगे करने में, सिविल वॉर करने में कुछ नहीं रखा। फिर यहाँ पे अच्छे से पीस और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से आ चुकी, मतलब यहाँ कुछ भी इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलते, जैसा वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका के बाकी देशों में दिखते हैं। हर थोड़े दिन में दंगे हो गए, इंस्टेबिलिटी होगी, सरकार गिरा दी। और अभी की बात करें 2023 में, तो पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा आइवरी कोस्ट के, नंबर 1 पे केप वर्दे की है पर कैपिटा की अगर बात करें तो। लेकिन फिर भी भाई चलो यहाँ पे कू हुआ, दंगे हुए, सिविल वॉर हुआ, सबसे बढ़िया चीज आइवरी कोस्ट देश ने क्या करा कि इन्होंने ना बिजनेस में कमी नहीं आने दी, कंपोजर बनाए रखा। ठीक है, देश में कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिजनेस इनका हमेशा ऐसे ही चलता रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पोर्ट्स वगैरह जो भी, उसकी वजह से भाई इनकी इकोनॉमी हमेशा ही ग्रो करती है। मतलब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बिल्कुल ही डाउनफॉल आ गया। ठीक है, पीस है नहीं है वो बात अलग है, पर इकोनॉमी इनकी हमेशा
थोड़ी स्टेबल सी रही है, कंपोजर इन्होंने अपना मेंटेन रखा सिविल वॉर के टाइम भी। अब भाई मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी इनकी जीडीपी के बारे में और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। थोड़ा सा और आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बिल्डिंग्स वगैरह कैसे बनी हुई है, पैसा कहाँ से आया और क्यों बनाई गई है। ये आगे भाई अब हम इनके मेन मॉल, ये लग रहा है बढ़िया ज़बरदस्त मॉल, जिधर मतलब काफ़ी चीज़ें मिल सकती है। फ़ोन में बैटरी 1% है, किसी भी सेकंड बंद हो सकता है। अगर अंदर तार नहीं मिली तो वीडियो भी गई अपनी ख़त्म। मॉल की एंट्रेंस है भाई, ये मस्त लग रहा है मॉल, मॉडर्न बिल्कुल। लो भाई बाप के इनके फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग भी बता देना क्वालिटी। S23 की बढ़िया है, iPhone 15 Pro की बढ़िया है। बाप के नहीं कह रहे ये क्वालिटी बढ़िया है, ना ना एप्पल बढ़िया है भाई वीडियो में तो। Testimony. I've been an iPhone user for very long, and I Yeah. switched last year. But you never recorded videos. No, That's why. photos are great. The photos are great. So that's why you're not popular on YouTube, because you have a Samsung. ये देख लो भाई, ये मॉल है अंदर से नज़ारा। ये उधर एक दो दुकानें वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, बर्गर किंग, DHL का भी ऑफिस है और सैमसंग का भी स्टोर है। चल के रेट पूछते हैं S24 का यहाँ। Are you gonna buy a Samsung? I'm planning to buy a backup phone because iPhones are premium, and if you have a Samsung, nobody steals it. But if you have an iPhone, people tend to steal that. Haha. The phone there is more expensive than any iPhone. But if you buy the same iPhone here, it will be even more expensive than these phones. इधर भाई इस तरह की कुछ और बेकरीज है, और ये जगह तो भाई लग रही है, जेन्युइनली लग रही है बढ़िया कि भाई अपन किसी अच्छे मॉल में आए हुए हैं। हालांकि यार शाम के 7:50 हुए और ऑलरेडी सारी दुकानें बंद हो चुकी है, और लार्जेस्ट सिटी है ये, इस देश की मेन सिटी है, और इस मेन सिटी का भी मेन मॉल ही एक तरह से, जैसे अपन ने बात करी तो यार बहुत ही जल्दी बंद कर दिया लेकिन इन्होंने तो यार। अब जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दिखाता हूँ चीज़ों का, रेटों का। अब ये जैसे शर्ट है, ये है 29,000 सेफा की। अब इसको आप 7.3 से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। Way too expensive, everything. 4,000 रुपये की भाई ये शर्ट है, मतलब बहुत महंगी है यार चीज़ें यहाँ। और यार मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी के रेट तो बताना ही भूल गया। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा यहाँ पे था सैमसंग के स्टोर पे, आप मानो नहीं कि भाई इंडिया के 1,90,000 का 256 GB, 1,90,000 का 256 GB S24 अल्ट्रा था। इसे कौन मिल गया? What was he saying? Was asking for money. Asking for money? और भाई सैमसंग के स्टोर पे S24 अल्ट्रा नहीं, नॉर्मल S24 था 90,000 रुपये का, और वो था मेरे ख्याल से 128 GB मॉडल था, या 256 भी हो अगर तो भी, वो भी 256 नहीं था, वो 128 ही था, क्योंकि एक ही मॉडल था उसमें सस्ते वाला। भाई बहुत महंगा है मतलब यहाँ चीज़ें, और ये लोग अफोर्ड कैसे कर रहे हैं यार? सिर्फ इलीट के लिए भाई ये सारी चीज़ें। केयरफुल है बाकी यहाँ सुपर मार्केट जो आपने दुबई वगैरह में देखी होगी या कुछ और कंट्रीज में आपको दिख जाएगी। वेस्ट अफ्रीका में मेरे को किसी और देश में नहीं दिखी है सुपर मार्केट, इसी देश में दिखी है।